कैंसिल होगा और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग बचेगा बी सरफेस पे वैल्यू बेटा सिग्मा इंटू आर अपान कितना एप्सिलॉन नॉट। एक आर कैंसिल होगा तो एक आर बचा रह जाएगा, तो बचा सिग्मा इंटू आर अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया जब हम लोग सरफेस पे ले रहे हैं। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा जब चार्ज टर्म में लेंगे तो सिग्मा इंटू आर अपान क्या एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज के टर्म में लिया आपने क्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिएगा। बात आता है अगर आप इनसाइड की बात करेंगे, नोट कर जल्दी से। चलो कितने लोग बताएंगे इनसाइड के लिए क्या कंडीशन मानेगी? आप खड़े हो जाओ साहब। इनसाइड के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगा? अंदर पॉइंट जो है उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? कितना? मतलब कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, जीरो भी कांस्टेंट बना रहे उसे भी कांस्टेंट कहते हैं। कोई वैल्यू स्पेसिफिक होगा वो रहेगा या कुछ और होगा? हाँ, स्मॉल आर अंदर वाला है, ये क्या है? जी, और कोई? नहीं, कांस्टेंट होगा लेकिन वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना, या तो जीरो हो या कुछ और हो, कुछ तो होनी चाहिए। तो जीरो नहीं होगी। हाँ, खड़े हो जाओ आप। जी, क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट। जी, पोटेंशियल अंदर क्या होगा? जीरो होगा कि जीरो नहीं होगा? जी साहब, नेक्स्ट। कितना होगा? सरफेस पे कितना होता है? सिग्मा आर अपन एप्सिलॉन नॉट। आप जी बंद कर दो। कितना बता रहे हैं? के क्यू बाई आर। बैठिए, याद रखेंगे बेटा, जब हम लोग इनसाइड पॉइंट के लिए लेंगे, थर्ड है फॉर इंटरनल या इनसाइड पॉइंट, हम लोगों ने सी लिया था। इसके लिए आर लेस देन क्या है? सी पॉइंट के लिए आर की वैल्यू कैपिटल आर से लेसर है। आपने पीछे पढ़ा था बेटा, फील्ड की वैल्यू जो होती है इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जीरो होता है। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड फील्ड क्या होता था? जीरो, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स नहीं होगा तो फील्ड नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे सिंस ई इनकी जो वैल्यू होती थी ये जीरो होता था, और ई इक्वल टू होता है माइनस डी बी अपॉन डी आर। ठीक, ई की वैल्यू क्या होगी? ई की वैल्यू होता है माइनस कितना, हम लोग ने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट डी बी अपॉन डी आर। तो अगर ई की वैल्यू जीरो है तो डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी बी की वैल्यू डी बी की वैल्यू, अगर ई की वैल्यू जीरो है, ई की वैल्यू जीरो तो डी बी की वैल्यू जीरो होगा, या वी की वैल्यू क्या आएगा?
कांस्टेंट आएगा। अगर किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशियल बेटा जीरो होता है तो क्वांटिटी क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट होगी। और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू वही मिलेगा जो कहाँ पे रहता है, सरफेस पे होगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू जो होगा v सरफेस के बराबर होगा। तो v इनसाइड की जो वैल्यू आपकी होगी वो v सरफेस ए इन इक्वल टू डी बी इन अपान डी टी, बी इन के टर्म में ही ले लेते हैं। तो v सरफेस और v सरफेस हम लोगों ने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, q अपान कैपिटल R। या जब सिग्मा के टर्म में लिखा था तो आपने लिखा था सिग्मा इंटू R अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो ये इनसाइड यानी सरफेस से लेके सेंटर तक पोटेंशियल की जो वैल्यू आपकी होती है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए वो सेम रहेगा। बट कंडक्टिंग स्फीयर है तो, या हालो नॉन कंडक्टिंग हो तो भी यही मिलेगा। बट अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होगा तो वहां पे कंडीशंस आपके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग ग्राफ अगर ड्रा करेंगे V और R के बीच में बेटा, पोटेंशियल और किसमें, डिस्टेंस के बीच में, तो अगर हम लोग जब लेते हैं तो सेंटर से लेके कहाँ तक, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगा। सेंटर से लेके कहाँ तक, सरफेस तक। याद रखिएगा जो ग्राफ होगा वो कैसा, ठीक, ये कांस्टेंट आपका फैक्टर हो गया। और यहाँ पे ये R इक्वल टू, जब कैपिटल R है इधर स्मॉल r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R है, इधर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहाँ से सेंटर से लेके सरफेस तक वैल्यू सेम होता है, उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे रहता है फिलहाल। उसके बाद E जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, थोड़ा स्लोप कुछ ज्यादा ही कम हो गया, यहाँ टच नहीं कराइएगा फिलहाल मान लीजिए। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप दिखाओगे तो कंडीशन जो आपको बनेगा, ठीक, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, R के। जैसे जैसे R बढ़ेगा, ये क्यों बार बार टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है यार, चलिए। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका, R के हो गया। जैसे जैसे आपकी R की वैल्यू बढ़ेगी, सरफेस से बाहर जाएंगे, पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करने लगती है। तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा ये दिखा देते हैं। ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए है, तो फार्मूला लिख लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। पॉइंट यहाँ दिखा देना, R लेस देन R है, R इक्वल टू R है, और R यहाँ पे ग्रेटर देन R है, ठीक, नोट कर लीजिए। और फील्ड अंदर क्या मिलता था, जीरो। जब फील्ड के लिए आपने ग्राफ दिखाया था तो जी सेंटर से लेकर सरफेस तक वैल्यू जीरो मिली थी, ठीक। आप थे ही नहीं साहब, अरे आप बहुत दिन रहा करिए तब तो पता लगे। अभी कल 2-3 क्वेश्चन हुआ था, पूछिए जो लोग रहे होंगे। तो ठंडी मनाएंगे, कभी वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल चले जाएंगे, कभी पार्टी मनाएंगे। जब सब कुछ से फुर्सत रहता है तो आ जाते हैं अभियोदय दर्शन देने के लिए, हाँ, तो कहाँ मिलेगा। बातें ऐसी है बेटा, मैं गलत नहीं बोलता हूँ, जो राइट है वही बोलता हूँ। पूछे, वो रेगुलर आते, कभी उनको बोला भैया आप आधे लेट रहते हैं, आधे भाग जाते हैं, आधे कभी रहते हैं, पूछिए उनसे। आपके मैथ ग्रुप के सबसे रेगुलर वही हैं, हाँ, हाँ? बताता है आपको, हाँ, बताता हुआ जान रहे तो भी बढ़िया है। चलिए, हो गया। है नहीं, जनवरी बाद क्या हो गया, सीधा अप्रैल वाला दे लेना, फिर उसके बाद मई में एडवांस के लिए मिलना। हाँ, कौन से जल्दी है यार, अभियोदय जिंदाबाद है। हाँ, हम लोग काम है आप लोग को पढ़ाना है, आप पढ़ते नहीं पढ़ते ये आपकी जिम्मेदारी है।
ठीक, सरकार चाह रही है आप पढ़ लीजिए, बट आप नहीं चाहेंगे तो बाकी तो पीछे नौकरियां वैसे ही बाहर आ रही हैं, है ना। चौराहे ठेला वाला एक ठो लगेगा, वो 2 लाख रुपए नगर पालिका ले रही है ठेला लगाने का। हैं, पहले फिल्म लगा लेते थे, वो भी क्या हो गया, चार्जेबल हो गया। हैं, अरे नौबते तो बेटा अब क्या बोला जाए। हैं, 20 सालों में बहुत आगे, बहुत लोगों ने बहुत ऊंचाइयों पहुंचे, बहुत सारे यहीं रोड पे नजर आते हैं और जब दिखते हैं तो घुस जाते किसी गली में। ठीक, तो समझाने जब नहीं समझते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं। और ना नौबत किसी का आए तो अच्छी बात है यार, ऐसा थोड़ी कहा जा रहा है आपकी नौबत ऐसी आए, इसीलिए जगाया जा रहा है ऐसी नौबतें ना आए। आपको क्या कहते हैं, पहले से इसीलिए आपको किया जा रहा है कि ऐसी नौबतें ना आए, क्योंकि ऐसी नौबतें भी दिखती हैं लोगों की। ठीक, हाँ, विधायक बनेंगे, अरे तुम्हें एक तो नेता नहीं है बेटा, बस्ती में बहुत सारे नेता लोग हैं, है ना। हाँ, वो विधायक छोड़ दो कि कुछ पहले ईमानदार लोग हो जाया करते थे। ठीक, अब बेईमान भी नहीं हो पाते, बेईमानों दादा होते हैं। हाँ, ठीक, चलो ठीक है, फिलहाल जो भी बनेंगे अच्छा ही है। हाँ हाँ, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए देखो बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू, हाँ जैसे ही बने, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज करना, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, potential due to uniformly charged non-conducting solid sphere, charged non-conducting solid sphere, non-conducting solid sphere, हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अगर कोई नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, देखो यूनिफॉर्मली चार्ज है बेटा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो पूरे बल्क में है। रेडियस आर है, चार्ज टोटल मान लो क्यू आपका है, बाहर पॉइंट आपने ए लिया, सरफेस पॉइंट आपने बी लिया, और इंटरनल पॉइंट यहाँ भी हम लोग सी ले रहे हैं बेटा, इंटरनल पॉइंट आपने सी लिया, मान लो 3 पॉइंट्स लिया ए बी सी। ठीक, इन पॉइंट्स पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना था, फील्ड हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक, जब पोटेंशियल निकालेंगे तो जैसे फील्ड आपने पढ़ा था कि सरफेस और आउटसाइड पॉइंट के लिए कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, सबके लिए फील्ड सेम मिला था। सेम कंडीशन जब हम लोग पोटेंशियल फाइंड करेंगे बेटा, सरफेस पॉइंट एंड आउटसाइड पॉइंट के लिए वो सेम रिलेशन मिलेंगे। बट जब पोटेंशियल अभी आपने कंडक्टिंग के लिए पढ़ा था, अंदर क्या था, कांस्टेंट था, अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट थी, फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 थी जब कंडक्टिंग आपने स्फीयर लिया था। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं क्योंकि चार्ज अंदर भी लाई करेगा, चार्ज अंदर लाई करेगा तो पोटेंशियल की वैल्यू अंदर भी लाई करेगी। पोटेंशियल वहां भी मिलता था लेकिन वहां कैसा था, यूनिफॉर्म था, जो सरफेस था उतना ही हुआ करता था। यहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाएंगे चार्ज की अमाउंट जो आपकी होगी वो बदलेगी, और जब चार्ज चेंज होगा तो वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू भी वेरी करता है। तो सरफेस पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट के लिए बेटा पोटेंशियल सेम रहेगा जो अभी पीछे हम लोगों ने लिखा। तो फॉर सरफेस है, फॉर आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट के लिए आप ले रहे हो तो स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर। तो बी आउटसाइड आपका सेम रहेगा जो हम लोगों ने पीछे अभी देखा था। तो फार्मूला बनेगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर। और जब कैपिटल आर के टर्म में यही लिखा था, चार्ज डेंसिटी के टर्म में तो कितना लिखा बेटा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान क्या, स्मॉल आर, यही लिखा था ना आउटसाइड पॉइंट के लिए जब आपने चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखा। लेकिन एक चीज अब यहाँ रुक जाओ, अभी ये नहीं रहेगा, यहाँ पे जब लेंगे अब कंडीशन बदल जाएगी।
क्योंकि अब चार्ज डेंसिटी चेंज हो गया ना। ये तो तब हम लोगों ने लिखा था जब आपका क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी था। ये तब था जब सरफेस चार्ज डेंसिटी था। अभी क्या आ जाएगा, फिर हम लोगों ने नॉन कंडक्टिंग है, और जब नॉन कंडक्टिंग होगा तो उस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी के बजाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, और जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा तो रिलेशन आपका चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा, अगर चार्ज डेंसिटी को मान लो यहाँ पे रो से दिखा ले रहे हैं, ठीक, तो इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, क्या ले लिया, रो, ठीक। हमारा सिग्मा लिया था पीछे वाले में। चलिए, तो रो की वैल्यू जो होगी बेटा, चार्ज अपान क्या, वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम की वैल्यू कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3Q अपान 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये कंडीशन हो गया चार्ज डेंसिटी। तो जब हम लोग चार्ज डेंसिटी के टर्म में लेंगे तो V आउटसाइड की वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो Q की वैल्यू आ रही है बेटा 3Q अपान 4 पाई क्या, आर क्यूब बाई आर। कैंसिल क्या होगा, क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, हमें रुक जाओ, होगा हमें चार्ज की वैल्यू रखना है। चार्ज की जब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q की वैल्यू जो आ जाएगी, Q की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू 4 पाई आर क्यूब अपान 3Q, यानी कि क्या हो जाएगा, ये सिग्मा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई सिग्मा इंटू 4 पाई आर क्यूब अपान 3 आ रहा है। तो यहाँ से Q की वैल्यू इसे पुट करिएगा तो Q की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर क्यूब बाई 3 नीचे हो जाएगा, और नीचे हमारा है फैक्टर क्या, पहले से R है। अब कैंसिल करो, 4 पाई क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मिलेगा आपको सिग्मा, यानी कि रो अपान एप्सिलॉन नॉट, बचा कितना, या 3 एप्सिलॉन नॉट कर दो, रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपान स्मॉल आर। ये बेटा मिलेगा चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल आर के बराबर होगा। जब हम लोग क्या करेंगे, उससे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म मिलेंगे तो रिलेशन जब बनाओगे तो यहाँ से आपको ऑब्टेन होगा। नोट कर लीजिए, रो इंटू आर क्यूब अपान 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आउटसाइड पॉइंट के लिए आपका हो गया। अटेंडेंस शीट कहाँ है बेटा, आप लोग का हो गया। अरे जब घंटा भर लेट आओगे तो कैसे पता चलेगा जी। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर सरफेस पॉइंट, फॉर सरफेस पॉइंट। जब सरफेस पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सरफेस पॉइंट की बात करेंगे तो वी सरफेस क्या होगा, स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर के बराबर होगा। तो वी सरफेस के लिए रिलेशन बनेगा, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह बेटा केवल कैपिटल आर लिख लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर। एक फार्मूला आपका ये हो गया चार्ज के टर्म में। और चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो चार्ज डेंसिटी टर्म में देखो सिग्मा रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपान आर, एक आर यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा तो आर आर एक बेटा कैंसिल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वी सरफेस की वैल्यू रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपान आर, एक आर कैंसिल करोगे तो फाइनली मिल जाएगा
रो इंटू आर स्क्वायर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। अगर सरफेस पे आप निकालोगे पोटेंशियल की वैल्यू चार्ज डेंसिटी के टर्म में रो इंटू आर स्क्वायर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज के टर्म में लेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर हो जाएगा बेटा। ठीक, अब जो चेंजेस हमारे यहाँ आती है वो इनसाइड पॉइंट के लिए आपको आएगा। ठीक, किसके लिए आएगा? इनसाइड पॉइंट के लिए। थोड़ा सा यहाँ फार्मूला टेढ़ा बनता है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, इनसाइड पॉइंट के लिए नॉन कंडक्टिंग में फील्ड का फार्मूला कितने लोगों को याद है भैया? इंटरनल पॉइंट के लिए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए आपको फील्ड बताया गया था, चार्ज के टर्म में क्या था और चार्ज डेंसिटी के टर्म में कितना था। चार्ज के टर्म में बता दीजिए। इनसाइड के लिए चार्ज के टर्म में फील्ड का फार्मूला क्या था नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए? चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर साहब, अंदर सरफेस के अंदर के लिए फील्ड का रिलेशन क्या था? हाँ बदलेगी तो, लेकिन क्या होता था ये तो बताओगे? ऐसे बता लिखोगे कि एग्जाम में बदल जाएगी, अब बुझो तो जाने। हाँ बताओ क्या होगा, किसी को याद है? ये विद इन 1 वीक की कहानी है। अभी क्या दिन हुआ होगा पढ़ाई हुए? 3 से 4 दिन। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नहीं याद आ रहा है किसी को भी? आप लोग देवियों? अरे मिल के बताओगे तो ऐसे खिचड़ी पक जाएगी। अपना अपना बताओ, आप ही खड़े हो जाओ भैया। अरे उनको ज्ञान दे रहे हैं तो अपना ही बताओ। हाँ जी, कोई बताएगा बेटा? अच्छा, कितने लोग 1 सेकंड के अंदर देख के बता देंगे? अरे फोन तो फिर फोन के चक्कर में दुनिया बर्बाद हो जा रही है। हाँ, अरे तो दिमाग में रखा करिए, इतना जीबी का भगवान ने चिप लगा के दिया है तुमको। हाँ बताओगे बेटा? वहां पे लिखा था 1/4 क्यू इंटू स्मॉल आर अपान आर क्यूब। ठीक, स्मॉल आर होता था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता था फ्रॉम द सेंटर। ठीक, 1/4 क्यू इंटू स्मॉल आर अपान क्या आर क्यूब लिखा था अपने। और जब उसी को हम लोग चार्ज डेंसिटी की टर्म में लेते थे तो सिग्मा इंटू कितना आया था बेटा? R/3 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू ये रो इंटू स्मॉल आर अपान क्या 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता था जब हम लोग कहाँ पे लेते थे? अंदर फील्ड की वैल्यू निकालते थे तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। अब जब पोटेंशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल का थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है बेटा, लिख लीजिएगा। फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट लिखिएगा V in इक्वल टू V in इक्वल टू Q 1/4 एप्सिलॉन नॉट। V in इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट में 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 3 कैपिटल आर स्क्वायर ब्रैकेट में है ये, Q इंटू ब्रैकेट 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपान 2 स्मॉल आर क्यूब लिख दें। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपान 2 क्यूब। ये हम लोग लिखते थे बेटा किसके लिए? जब इनसाइड पॉइंट के ले लेंगे। अब यही अगर आप सरफेस पे आ जाते हो, कहाँ आ जाएंगे? जब सरफेस पे आ जाएंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के क्या हो जाएगा? तब इक्वल हो जाएगा। तब वहां पे आप क्या करेंगे? 2r क्यूब माइनस आर क्यूब, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपान 2r क्यूब हो जाएगा। तो 3 में से इसको माइनस करो तो बचेगा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर ऊपर और नीचे हो गया 2r क्यूब, 2 कैंसिल, आर स्क्वायर और आर क्यूब यहाँ से कैंसिल करो तो बचेगा नीचे 2 क्या केवल r बचेगा, तो आ जाएगा 1/4 क्यूब बाई क्या r। अरे यहीं से निकाल लो। अब फॉर सरफेस लिखेंगे, अगर फॉर सरफेस के लिए लिखोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा। तो v सरफेस के लिए यहाँ से अगर निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 3r स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपान क्या
टू आर क्यूब, यहाँ से बचेगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो 2r² क्यूब नीचे हो गया बेटा, 2 कैंसिल, r² यहाँ पावर 2 घट जाएगा, बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना क्यू अपान कैपिटल आर। सरफेस के लिए यही तो लिखा था, देखो कहीं होगा बी सरफेस के लिए। तो जो वैल्यू आपकी वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पोटेंशियल जो होगा अगर अंदर पॉइंट के लिए लेंगे तो ये रिलेशन बनता है फार किसके लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए, अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर है तो। और वहीं पे चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी लिख लो बेटा। जब चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ क्यू कितना लिखा था हम लोगों ने अभी निकाला था, क्यू की वैल्यू आई थी क्या सिग्मा × 4 पाई आर क्यू अपान 3। तो वहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो वैल्यू मिल जाएगा, लिख लीजिए। वहीं यहीं पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया। यहाँ पे लिख लीजिएगा इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी के टर्म में आप लेना चाहोगे तो क्यू की जगह पे लिख लेंगे, देखो फार्मूला ये लिखाया था आपने क्यू के लिए, सिग्मा यानी 4/3 सिग्मा पाई आर क्यूब, ठीक। तो ये हो जाएगा 4/3, रो लिखा था सिग्मा, रो लिया था, रो इंटू पाई आर क्यूब। अब कंडीशन क्या हो गया, यहां से इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाले फार्मूले में, चार्ज की जगह पे, चार्ज की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी इन, इसको हटाई दे यार, बड़ा इरेजर लगाना पड़ेगा यार। चलिए, तो यहां से जब रखोगे आप तो V इन की इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी होगा, V इन की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रख दो बेटा क्यू की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ब्रैकेट में हो गया 3r² माइनस स्मॉल r² अपान 2r क्यूब। देखो ये r क्यूब कैंसिल, 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पे बचेगा आपका रो अपान ये 3 है एप्सिलॉन नॉट, और ये 3 नीचे आएगा तो 6 हो जाएगा, तो आएगा रो, ऊपर बचा 3r² माइनस स्मॉल r² अपान, देखो एप्सिलॉन नॉट ये बचा, ये एप्सिलॉन नॉट है बेटा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ बचा और ये 3 2 जा 6 एप्सिलॉन नॉट। तो वी इन के लिए अगर चार्ज के टर्म डेंसिटी के टर्म में लेंगे तो वैल्यू आएगी रो इंटू ब्रैकेट में 3r² माइनस स्मॉल r² अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। अब चाहे डायरेक्ट लिख लीजिए, चाहे पुट करके लिखिए, जैसे मर्जी आपकी। नोट कर लीजिए, रो ब्रैकेट में 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका किसकी वैल्यू, पोटेंशियल इनसाइड। अगर पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पे लिखा जाए तो बेटा, सॉरी सेंटर पे लिया जाए तो, सेंटर पर सोच लीजिए साहब, इतनी जल्दी में कहाँ रहते हैं आखिर। अब सेंटर पे अगर लिया जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, चार्ज के टर्म में ले लीजिए, चार्ज के टर्म में ले लीजिए, वहीं से कंपेयर आसानी से हो जाता है। अगर सेंटर पे हम लोग लें, कहाँ पे सेंटर पे लिया जाए बेटा, तो चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ कितना 3q/2r। अरे पोटेंशियल के टर्म में बोल दो, सरफेस के, सरफेस के पोटेंशियल के टर्म में सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3/2 गुना। देखिए रेसेंसी नहीं गायब होता है, चलो देखो यही लिख लीजिएगा, एट सेंटर स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगा, स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो देखो b जब इन की वैल्यू आप निकालोगे, b इन की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपान कितना आएगा
4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपन क्या होगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम लोग बेटा कहाँ पे ले रहे हैं, सेंटर पे ले रहे हैं, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी तो देखो यहाँ पे लिखेंगे वी इन की, यानी बी सेंटर कर लो इसको, बी इन के बजाय क्या लिख लीजिए, वी सेंटर कर लीजिए। तो वी सेंटर की जो वैल्यू आपकी आएगी, तो ये फार्मूला बना था क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज के टर्म में जब हमने लिया था, याद करो, देखो चार्ज के टर्म में आपने ये लिखा था, किसके टर्म में, चार्ज के टर्म में जब आपने लिया, चार्ज के टर्म में ये फार्मूला था। यहाँ पे आर की वैल्यू बेटा आपको 0 रखना है। आर की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 0 रखेंगे। तो क्यू ब्रैकेट में 3r² है, ये -0 हो गया अपॉन 2r³। देखो कैंसिल क्या होगा आपका, 3/2 को अगर हम बाहर कर ले, यहाँ से r के पावर 2 है, यहाँ r के पावर 3 है, बेटा बचेगा केवल नीचे r। 3/2 को थोड़ा बाहर कर ले उस टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ये बचेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना r। भाई ये 3/2 को हमने बाहर कर लिया, 1/4 क्यू, इस दो r² से r³ का बचा हमारा केवल r, दो पावर कैंसिल हो गया तो q/r। और ये फैक्टर हमारा सरफेस से क्या होता था, बराबर होता था। यही तो हम लोग बी सरफेस पे लिखा था 1/4 q/r, यहाँ पे देखो आपका है। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी 3/2 इंटू क्या, बी सरफेस, यानी बी सेंटर की जो वैल्यू है वो 3/2 टाइम्स सरफेस का होता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो सेंटर पे है वो पोटेंशियल सबसे कम या सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है। तो पूछा जाता है अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो आप बोलोगे एट द सेंटर। कितना होगा, 3/2 टाइम्स ऑफ द सरफेस। और अगर कहा जाए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज स्फीयर है, तो उस केस में पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, तो सरफेस, सरफेस से सेंटर से लेकर सरफेस तक वैल्यू रिमेन सेम रहती है, तो वही वैल्यू हमारी मैक्सिमम होती है जो सरफेस पे होता है। लेकिन जब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा तो सेंटर पे वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक। और वो भी कितने गुना, 3/2 टाइम्स आपका होता है, ठीक। तो इस पे ग्राफ पूछा जाता है बेटा, ठीक। तो सेम आया तो पढ़े रहेंगे तभी ना सर, इसीलिए तो बताया जा रहा है पढ़े रहिए। गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं गड़बड़ करिएगा। निवेदन जो किया जाता है तुम लोगों से, भैया रोज रहोगे, कोई जरूरी नहीं कि आज ही वाला पढ़ाया हुआ आएगा, वो कब कौन वाला कैसे आएगा, आएगा वही जो पढ़ाया जाता है, वहां बाहर से नहीं आता। बट अब आप कितना उसमें गेन कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना आ रहे हो, वो आप जानो, ठीक है। चलिए तो कंडीशन आपका हो गया, सेंटर पे जो वैल्यू आपकी होगी 3/2 टाइम्स ऑफ बी सरफेस होता है। 3/2 टाइम्स क्या हो जाएगा, बी सरफेस के बराबर होगा, ठीक। तो नोट कर लीजिए बेटा। याद है एक साल 2008-9 की बात, 8 या 9 की, IIT का जिस दिन पेपर था उसके पहले दिन के जस्ट एक दिन पहले रिवीजन के दिन जो है, रिवीजन चल रहा था, लास्ट दिन पे जो चीज़ पढ़ाई गई थी केमिस्ट्री की थी, केमिस्ट्री की वही सेम का सेम क्वेश्चन 12 नंबर 2 क्वेश्चन मिला के आ गए थे। जो लोग प्रेजेंट थे वो पहुँचते ही क्या किया, ठीक, मार दिया। और एग्जाम में अगर डायरेक्ट मिल जाए तो फिर बहुत वैल्यू होती है। हाँ हाँ हाँ, तो होता है। चलिए लिखिए, हो गया। हाँ लिख लिया बेटा। चलिए जब ग्राफ हम लोग यहाँ ड्रा करेंगे बेटा, अगर नॉन कंडक्टिंग, जल्दी बनाओ, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए अगर पोटेंशियल का ग्राफ ड्रा करेंगे तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा,
इससे किसी में सर दर्द हो जाता है। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू आपकी होगी वो हमारा कितना 3/2 टाइम्स आपका सरफेस पे होगा। सरफेस के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा आपका 3/2 टाइम्स हो जाता है, ठीक। तो सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो 3/2 टाइम्स ऑफ द सरफेस होगा। तो इसके बेस पे दिखा देता है। ग्राफ ड्रा करोगे तो कैसे बनेगा, जरा बना के दिखाओ बेटा। पोटेंशियल नॉन कंडक्टिंग के लिए है, V और R के बीच में आपको ग्राफ ड्रा करना है। नॉन कंडक्टिंग के लिए आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। नॉन कंडक्टिंग चार्ज पेयर के लिए पोटेंशियल का क्या होगा, ग्राफ ड्रा करिए। बना बेटा, बनाओ जी। कौन सा तोता मैना उड़ा रहा तू सब हैं, बताओ। इसीलिए कहते थोड़ा देख लिया करो जी। क्या बनाया बेटा, अभी शुरू नहीं किया? हाँ, किसी को बना जी साहब, पक्का? बैठो जी। क्या सेंटर से बढ़ रहा है क्या जाते समय? आपको ग्राफ तो ऐसे शो कर रहा साहब। और लोग, एक लोग थोड़ा थोड़ा बनाए हैं मैच कुछ करता हुआ, वो भी एग्जैक्टली तो नहीं है। बाकी लोग जल्दी करिए। वो तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए देखिए, जब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे बेटा ना, तो आपने देखा कि सेंटर पे जो फील्ड है वो सरफेस का कितना है 3/2 टाइम्स है। अगर ये हम सरफेस इसे ड्रा कर लेते हैं, क्या कर लेते बेटा, ये सरफेस पॉइंट, सरफेस के बाद तो वैसे ही रहेगा जैसे पीछे ग्राफ था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड हो, हालो हो, कोई मतलब नहीं है, सबके लिए सेम सेम है। बट यहाँ पे जब लेंगे ना, इसका 1.5 टाइम्स यानी 3/2 टाइम्स है। दैट मीन्स ग्राफ कहीं से ऊपर से, अगर 3 पार्ट में हमने बांट लिया तो ये वह क्या, यहाँ से कहीं ग्राफ शुरू होगा। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कोई यहाँ से शुरू कर रहा था, कोई यहाँ से ले गया, कोई उड़ा ही दिया बीच वाला, ठीक। तो कंडीशन है उसका 3/2 टाइम्स, इसीलिए तो डिस्टिंग्विश करके अलग से बताया गया यार। कितने गुना है ये, सरफेस वाला सेंटर वाला सरफेस का कितना गुना है, 3/2 गुना है यार, ठीक। तो उससे नीचे से कैसे ग्राफ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, उससे ज्यादा ही रहेगा ना। अब यहाँ से जो ग्राफ जा रहा है, क्योंकि देखो जो रिलेशन हमारा बन रहा है, जो रिलेशन आपका बना हुआ है इन साइड के लिए 3r² - r² अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, इसके टर्म में यहाँ से ले रहे 3r² - r² के प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो जो ग्राफ बनेगा बेटा ना, ये पोर्शन जो होगा कुछ समथिंग ऐसे फ्लैटेंड आता है, इस तरह से हमारा क्या होगा, ग्राफ मिलेगा। ये वैल्यू जो आपकी होगी, अगर ये V सरफेस है, ये V सरफेस है, तो ये 3/2 कितना 3/2 टाइम्स होगा V सरफेस का, यानी सरफेस का 3 कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, जो V सेंटर वाला रहेगा, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है। कैसे दिखाएंगे, तो ग्राफ बना लीजिएगा। सरफेस के अंदर आएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, सरफेस के अंदर रहेंगे तो 3r² - r² के प्रोपोर्शनल में मिलेगा, ठीक। इसलिए वो स्टेट नहीं मिलेगा। जैसे
आपने शायद डिजाइन किया था, स्टेट बनाया था क्या? तो स्टेट वहां पे नहीं रहेगा, ठीक है। हेलो, कैसे? हाँ, तो कैसा है? चलो लिखो बेटा, हो गया। ये केस आपका हो गया बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट केसेस में हम लोग निकालेंगे। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो स्फीयर के केस में सॉलिड है, हालो है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, तो उसकी वजह से डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे मिलेगा, उसका ग्राफ क्या होगा, वो चीज़ें यहाँ से हम लोग डिसाइड कर लेते बेटा, ठीक। बाकी आपको पॉइंट चार्ज की वजह से हो गया था पोटेंशियल, देख लिया था ना। पॉइंट चार्ज आपका हो गया था, जो हमारे क्या ग्रुप ऑफ चार्जेस थे उनकी वजह से भी हो गया था, ठीक। तो बाकी डाइपोल की वजह से भी आपका हो गया था, जो चीजें आपको पूछी जाती है वहां से बाकी पोटेंशियल हो गया था। कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं जो आपको डायरेक्ट आपके यहाँ पूछे जाते हैं, उस पर लिख लीजिए, लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग कर लो, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस बोर्ड वाले सिलेबस में नहीं है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे फील्ड भी इसी समय इसको लिख लीजिए, और पोटेंशियल भी, क्योंकि फील्ड भी आपने स्पेशल केस वाला नहीं लिखा था। एक मिनट, वहाँ पे किसी को पूरा तो दे दीजिए, यहाँ पे है किसी का, किसी ने कंप्लीट रेगुलर रहे हों भाई, यही मोस्ट रेगुलर हैं। ला भैया, बाकी के तो खाला घर समझे हैं, है ना, क्यों? बेटा हमने नहीं बोला कि बिना प्रॉब्लम के लोग छोड़ते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम अपने सर पे लेते हैं। बेटा बेटा एग्जाम तुम्हारा आईआईटी एग्जाम वाले पीड़ा आपको नहीं समझेंगे ना। अगर वो समझते तो मैं जरूर समझ लेता। अगर अपनी पीड़ा आपकी समझते हैं कि बच्चा बहुत जिम्मेदार है, घर से लेके बाहर तक की जिम्मेदारी रखता है, इसको कुछ बोनस मार्क दे दिया जाए, तो फिर हम आपकी पीड़ा को जरूर समझते हैं। बात ही नहीं, आप जाइए मिलिए, एनटीए हैं डायरेक्टर से मिलिए कि सर हमारे सामने बहुत प्रॉब्लम है, कृपया कुछ हमारे लिए हैं। नहीं जुगाड़ तो नहीं, कुछ नंबर अनुदान दे दिया जाए, है ग्रेस मार्क जैसे दिखाया गया था पीछे एनटीए वालों ने, किसमें दिया था, नीट वालों को, है ना। बस इसके बाद ही बेटा कल चैप्टर भी अच्छा है, पूछा भी जाता है, लिखिए नहीं है बेटा, लिख लीजिए, तो 4 ही करना है। लिखिएगा, स्पेशल केसेस में फील्ड भी लिख लेंगे, फार्मूला लिखिएगा। पहला, हेमिस्फेरिकल चार्ज बॉडी, हेमिस्फेरिकल चार्ज बॉडी, हेमिस्फेरिकल चार्ज बॉडी। अगर कोई चार्ज बॉडी है बेटा, हेमिस्फेरिकल है, उसके सेंटर पे फील्ड और पोटेंशियल आपको पूछा जाता है। हेमिस्फेरिकल चार्ज बॉडी है तो उसके सेंटर पे फील्ड एंड पोटेंशियल पूछा जाता है, क्या होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म, बातें नहीं बेटा, ठीक। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके सेंटर पे फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा, ठीक। तो कंडीशन क्या होता है देखो,
हेमिस्फेरिकल चार्ज बॉडी, हेमिस्फेरिकल चार्ज बॉडी की कंडीशन है। देखो मान लो यार बहुत सुंदर नहीं बना। हम इस पे बना के ही इरेज करके बना ले रहे हैं, ऐसे प्रॉपर बन नहीं पाता है। ये है रेडियस सपोज दैट बेटा आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस सेंटर आप मैंने ओ ले लिया। पीछे वाले बातें ना किया करिए साहब, एनटीए आप पे मेहरबान नहीं है ना, ठीक। और अब नया भी वो हुआ है, पिछली बार आप लोगों ने जब एग्जाम दिया रहा होगा तो क्या ओएमआर की स्कैनिंग हुई थी? इस बार वो लागू हो गया है। मतलब जब आप कंप्लीटली फिल कर लेंगे कॉपी को, ओएमआर शीट को, तो एक बार दोबारा स्कैन होके ही सबमिट होती है। मतलब जो पिछली बार कुछ धांधलियाँ सुनाई पड़ी थी कि बाद में लोगों ने ओएमआर छोड़ दिया था ब्लैंक और बाद में फिलिंग करके और उनको इस टाइप से घोटाले हुआ करते थे या नहीं होते थे, जो भी था, ठीक। आप लोग तो उस वाले में हैं। फिलहाल बाकी जो इसका क्या है ओएमआर शीट वाले हैं उनको क्या बाद में स्कैन होगा। हो सकता है अब की बार आप लोग का भी वो है, वो तो ऑनलाइन डायरेक्ट है ही है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अरे तो वहाँ पैसा जल्दी मिलता है ना, कहाँ समझे? जहाँ रिस्क है वहीं पैसा है यार। हाँ, बिना रिस्क के पैसा कहाँ मिलेगा? आप रिस्क नहीं ले रहे हो, इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, फिर क्या कल को बनोगे? वो भी तो रिस्की है। नहीं तो कुछ बहुत सारे लोग आपके गाँव में होंगे जाके मुंबई कमा रहे होंगे, आप खर्च कर रहे हो, तो आपके माँ बाप भी तो रिस्क ही ले रहे हैं। अब जितना ज़्यादा बड़ा रिस्क लेंगे, बताओ नेताजी लोग अब अगर नहीं लड़ते तो कैसे आज नेता होते हैं, है ना? वो तो सब कोई नहीं बना ना, जिसको मौका मिला वही तो लूटेगा। तो उन्होंने बहुत सारे रिस्क लिए भी होंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के रोड पे लाठियां खाए होंगे, पता नहीं क्या क्या खाए होंगे, ठीक। अब जो भी हैं, ठीक। चलो देखो हो गया बेटा। सबको लगता है ना नेताजी बड़े आसानी से बन गए, देखो पूछो कितने के उनको क्या सहनी पड़ती है, करनी पड़ती है, तब जाके बनते हैं। हाँ बेटा, चलो लिखो। हो गया बेटा, बन गया। लिखिएगा जब हम लोग सेंटर पे निकालेंगे बेटा क्या चीज, फील्ड की वैल्यू लिखिए, ई सेंटर, ई आपने किस पे लिखिए, एट सेंटर चार्ज डेंसिटी अगर आपकी बेटा सिग्मा है, कितना है चार्ज डेंसिटी आपका यहाँ पे जो लिया गया है वो सिग्मा हो, चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दिया गया, रेडियस आपका आर है, तो लिखिए सेंटर इक्वल टू सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। ई सेंटर की जो वैल्यू होगी सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। और बी सेंटर लिखेंगे बेटा सिग्मा इंटू आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। और जब बी सेंटर लिख रहे हैं तो सिग्मा इंटू आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। याद रखिएगा रेडीमेड फॉर्म में, है ना। दूसरा सेकंड लिखिएगा, ये हेमिस्फेरिकल चार्ज बॉडी है। दूसरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, डिस्क कराया था क्या? डिस्क हुआ है? नहीं उस वाले में नहीं है, लिखिए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। हो गया। अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है बेटा, रेडियस उसका आर है, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, एक्सियल पॉइंट पे हम लोग क्या निकालते हैं, पोटेंशियल और फील्ड की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो कंडीशन क्या बनेगा, डायग्राम आप देख लो। ये बेटा डिस्क है, इसे रिंग नहीं लीजिएगा, हम थोड़ा सा क्या
रेडियस आर है, डिस्टेंस पॉइंट की यक्स है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है बेटा। इस पे चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये पूरा डिस्क ही चार्ज है, ये तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, केवल सरफेस पे नहीं है, पूरा पूरा डिस्क पे चार्जेस हैं। ये चार्ज डिस्क है, यक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आपने कंसीडर किया तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, ये डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट मान लो पी है, सेंटर आपका वो है, रेडियस आर है, ये रिंग नहीं है, ध्यान रखेंगे डिस्क है, दिस इज नॉट रिंग। तो इसको हम, ये पूरा डिस्क है, रिंग नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक। ये पूरा कैसा है आपका डिस्क है, तो इसकी वजह से अगर आपको क्या निकालना है, फील्ड की वैल्यू क्या होगी और क्या पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो लिखिएगा, डायग्राम बना लीजिए। लिखिए, हो गया। ये फील्ड एट पॉइंट P प्रेजेंट एट डिस्टेंस x, फील्ड एट पॉइंट P प्रेजेंट एट डिस्टेंस x, प्रेजेंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ, प्रेजेंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ, from the center of disk on its axis, from the center of disk on its axis, उसकी एक्सिस से सेंटर पे x डिस्टेंस पे, ठीक, on its axis लिखिएगा इक्वल टू, चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिए यहाँ पे ले लीजिएगा बेटा, चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा, इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ई एक्स डिस्टेंस पे लेंगे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट लगाइएगा, 1 माइनस दूरी आपने कितना लिया बेटा यक्स, डिस्टेंस कितना है यक्स, तो यक्स अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस अपान दिस, तो ये हो जाएगा यक्स अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहीं पे ले लेंगे एट सेंटर ऑफ डिस्क, अगर डिस्क के सेंटर पे लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जब 0 लेंगे बेटा ये फैक्टर हमारा क्या हो गया 0, तो बचेगा ई सेंटर की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी, ठीक, वो आ जाएगा सिग्मा पान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो सेंटर पे जब अगर आप निकालेंगे x की वैल्यू 0 लेंगे तो ई की वैल्यू सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद करो हम लोगों ने दो प्लेन क्या लिया गया था, प्लेट लिया था, प्लेट के बीच में जो हम लोगों ने क्या लिया था फील्ड की वैल्यू निकाल ली थी, जब दोनों अपोजिट नेचर के थे, जो दोनों सिमिलर नेचर के थे, तो उस टाइप पे आपको निकाला गया था, ठीक है, या किसी डिस्क के नियर पॉइंट पे आपने निकाला था, तो वही सिचुएशन वहां पे नियर पॉइंट के लिए हम लोगों ने लिखा था, तो वहां लिखा था केवल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, नियर पॉइंट के लिए जब सीट की वजह से निकाला था, ट्रू सीट की वजह से निकाला था, और दूसरा कंडीशन जब सिंगल डिस्क था दोनों लेयर की वजह से निकाला था, तब रिलेशन ये मिला था वहां पे, हो गया। और यही सेम सिचुएशन डिस्क के नियर पॉइंट के लिए होता है, जैसे सेंटर पे ले लिया, ठीक है, तो उस केस में सेम सिचुएशन हमारा डिस्क अगर नियर पॉइंट पे लेते हैं तो सेम पॉइंट आता है, वही नहीं हो तो पॉइंट का क्या आगे नोट कर लो, देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे लिखो, that is far points situated near the disk, it behave as an infinite sheet of charge,
it behave as an infinite sheet of charge, infinite sheet of charge, infinite sheet of charge। दूसरा लिख लीजिएगा पोटेंशियल, ये तो हो गया फील्ड। दूसरा लिख लीजिएगा पोटेंशियल। जब पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे बेटा, तो बी की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यक्स। तो लिख लीजिएगा पोटेंशियल एट डिस्टेंस एक्स, पोटेंशियल एट डिस्टेंस एक्स, पोटेंशियल एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द center of disk on its axis, from the center of disk on its axis। लिखिएगा, अटेंडेंस दे देना बेटा, कहाँ है? from the center of disk on its axis लिखिएगा v equal to सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जब b निकालेंगे बेटा x के डिस्टेंस पे, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कहाँ पे, उसके किस पे, सेंटर पे फाइंड कर, एक्स डिस्टेंस पे आप फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी। कभी तो एजेंसी आती देर आ जाती है। लिखो बेटा, हो गया, नोट कर लिया। तो पोटेंशियल की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे, तो अगर किसी पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे, तो v की वैल्यू हो गई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे आपको पोटेंशियल वगैरह बेटा डायरेक्ट क्या होता है, पुटअप किया जाता है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी या फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो वहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। एक और कर लीजिएगा, अब उसकी वजह से बता दिया था, सिलेंडर किसी चार्ज शीट की वजह से
हो गया। चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारा कि डिफरेंट शेप की वजह से कैसे आपको पोटेंशियल मिलेगा। अब कल कहिए तो थोड़ा शुरू कर दिया जाए। कैपेसिटर टाइम क्या हुआ बताओ? अभी नहीं हुआ सर, अरे बाकी आप जा सकते हैं। गो, प्लीज गो। अरे आप जाइए। कितने बजे तक टाइम है? आपको जल्दी हो तो आप जाओ। तब जल्दी काहे लगी हुई है? नहीं नहीं, 3:30 नहीं हुआ है। अच्छा लिखो, थोड़ी सी आदतें सुधार लो यार, नहीं तो फिर हाथ लगते हैं तो आदमी या तो सुधर जाता है या तो फिर भाग जाता परमानेंट, तो वही कंडीशन होती है। ठीक, लाइए किसी का PYQ है? PYQ है किसी के पास? है? लाए है? निकालिए। जल्दी बोलो, 10 मिनट टाइम है, तब तक करवा ही देते हैं। कैपेसिटर कल ही करते हैं। आप लोग नहीं लाए हो बेटा? लॉक मोड पे तो नहीं बार बार वो बंद हो जाए? इतना हो जाता है यार। चलो बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। ढूंढना पड़ेगा यार। कहाँ गायब हो गया जी? नहीं, गायब फोल्डर कहाँ चला गया तुम्हारा? हाँ? ऐसे लिख लीजिए यार, ऐसे ढूंढना पड़ेगा। नहीं हो रहा, वो भी लॉक मोड पे रखे हुए आप। चलो देखो, लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए बेटा। लिखिए, ये चार्ज लिखिए, ये चार्ज स्फीयर, ये कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर करो, ये कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, ये कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर having charge 5 microcoulomb, having charge 5 microcoulomb is distributed uniformly. Microcoulomb, 5 microcoulomb is distributed uniformly on its surface, then determine field and potential at points and distances देखिए 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर from the center. If radius of a sphere is
फ्रॉम द सेंटर। आगे लिखना इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। किसका साइन छोटा है बेटा? वह अरे क्या बात, तुम्हें दावत देना पड़ेगा यार। दो बार मत कर देना। जल्दी करिए। सरफेस, सेंटर और इनसाइड, इनसाइड, आउटसाइड एंड सरफेस पे तीनों पे आपको पोटेंशियल निकालना और फील्ड निकालना है। क्या नाम लिखता है बेटा? तहजीब। 12th कहाँ से किए? अच्छा यहीं से। क्या बेटा? 4 इंटू 10⁵। ये कहाँ पे है? बाकी पॉइंट्स पे जल्दी करिए। हो जाएगा? कितना हो गया? ये कहाँ आउटसाइड है? हाँ और बी आउट है 45/2 10⁴ ई सरफेस है 45/10⁵ और बी सरफेस है 45/10⁴। ई इन है 0, बी इन है 45/10⁴। बी इन और बी सरफेस बराबर है। और लोग का डाटा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, ऐसे डाटा यार।
कितने लोग और लगा बेटा? जल्दी करिए। जल्दी करो। ये मोबाइल पकड़ा दो बेटा। दूसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा। नहीं आया बेटा? अरे फार्मूले सीधे कैलकुलेट करना था यार, ना टेढ़ा तो नहीं रखा गया था भाई। आपको आर की वैल्यू कितनी दी गई? आर की वैल्यू जो है रेडियस जो स्फीयर का है तो कितना 10 सेंटीमीटर है, ठीक। R1 जो है आउटसाइड के लिए 20 सेंटीमीटर है। R2 इक्वल टू R इक्वल टू आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है और R3 जो दिया गया वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तीन पोजीशन पर आपको फील्ड और पोटेंशियल निकालना था। तो जब हमारा यानी कि जो R1 पॉइंट है ये आउटसाइड हो गया, ये सरफेस पॉइंट हो गया, ये इनसाइड पॉइंट हो गया। ये आउट के लिए आपने बातें नहीं बेटा, फार्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना, क्या स्मॉल आर स्क्वायर होता था आउटसाइड पॉइंट के लिए जब लिया था। ये वैल्यू हो गया 9 × 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू चार्ज 5 माइक्रोकूलम 5 × 10⁻⁻6 अपान रेडियस 20 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू कितना 20 यानी 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये हो गया 9 × 5 = 45 पावर बचा 10⁻³ अपान 0.04, ठीक। इसको आप क्या करोगे, इसको 10⁻⁻² लिख सकते हैं, नीचे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5 और इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.25 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया ई आउटसाइड के लिए बेटा। इसके हो गया ई आउटसाइड की वैल्यू इतनी हो गई। दूसरा जब ई सरफेस आप लिया होगा आपने, ई सरफेस की वैल्यू ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। क्यू अपान कितना हो गया कैपिटल आर स्क्वायर, तो यहां से निकालेंगे तो ये हो गया 9 × 10 पावर कितना 9। क्यू की वैल्यू जो है नोट करो बेटा एक सेकंड। हेलो 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 आना था उसमें सर सीधे से देख बात एक मिनट। तो यहाँ पे जब आप लेंगे तो क्यू की वैल्यू तो वही रही बेटा। क्यू की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻6। आर की वैल्यू बेटा कितना है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 45 × 10⁻³ अपान 0.01। ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो आ जाएगा सीधा 45 × 10⁻⁵ कितना 5। ये सरफेस पे हो गया। और इनसाइड आप जानते हो इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर है तो इनकी वैल्यू कितनी होती है 0। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो आपका क्या होगा फील्ड की वैल्यू होती है इनसाइड वो क्या रहेगी 0 रहेगा। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया आउटसाइड सरफेस एंड क्या इनसाइड पॉइंट के लिए
अब बात आता था v के लिए, v की वैल्यू निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपान कितना आउटसाइड के लिए था r लेते थे, तो 9 × 10⁻9, q की वैल्यू है 5 × 10⁻6 अपान r की वैल्यू है 0.2, 45 × 10 ऊपर हो गया बेटा हमारे पास 3 अपान 0.2, इसको 2 × 10⁻1 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा और ये आएगा 22.5, तो 22.5 × 10⁻4 आ गया आउटसाइड इतना वोल्ट। और जब हम लोग सरफेस पे लेंगे बी सरफेस, तो वैल्यू केवल यहाँ डिस्टेंस हमारा चेंज होगा, 9 × 10⁻9, 5 × 10⁻6 अपान 0.1 हो जाएगा, ये बचा आपका 45 × 10⁻−3 ये बचेगा और ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो बी सरफेस की वैल्यू हो गई 45 × 10⁻4 या 4.5 × 10⁻5 ले लेते हैं। जनरली पैटर्न जैसे अगर यहाँ पे भी हम डेसिमल 1 डिजिट पे लेंगे तो 2.25 × 10⁻5 वोल्ट लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे अगर 1 पॉइंट पे तो 10 ये भी हो जाएगा 5 वोल्ट, 10 क्या हो जाएगा 5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू होती है, यहाँ से आप कैलकुलेट करके डिटरमाइन कर लेंगे कितना होगा, नोट कर लीजिए जिनका नहीं हुआ है। और सरफेस से लेके सेंटर तक क्या रहता है पोटेंशियल, अभी ये क्या लगेगा करना है। ओके बेटा, तो बी इनसाइड जब आप लेंगे ना, इनसाइड और सरफेस क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है, तो बी इन की जो वैल्यू होगी वो बी सरफेस के बराबर होगा, ये हो जाएगा 4.5 × 10⁻5 वोल्ट के बराबर ही रह गया। तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से कैसे निकालेंगे ये फाइंड आउट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, जल्दी करो, लिखिए, अब पहले क्वेश्चन लिख लो तब फिर इसको नोट करिएगा। लिखिए, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर each having radius 20 centimeter, one carrying a charge of 4 microcoulomb, while other is neutral यानी अनचार्ज, while other is uncharged, देखिएगा, if they are comes in contact and then separated, कांटेक्ट में लाया गया, फिर उसके बाद क्या कर दिया गया बेटा, सेपरेट कर दिया, एंड देन सेपरेटेड, देखिएगा, देन डिटरमाइन रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and potentials at the surface of initially charged sphere, before touching and after touching, मतलब समझे क्वेश्चन का। दो बेटा चार्ज स्फीयर, दो स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, माने सेम साइज का है बेटा,
दोनों को एक पे चार्ज आपने दिया, मान लो जो भी चार्ज दिया है वो दिया गया, दूसरा पहले अनचार्ज था, दूसरा वाला पहले कैसा था, अनचार्ज था। दोनों को क्या किया गया, ये इस पे पहले क्यू की वैल्यू 0 है, इस पे क्यू की वैल्यू आपको गिवन है जो भी वैल्यू दी गई है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल साइज के हैं, कंडक्टिंग है, आइडेंटिकल साइज के हैं। बोला क्या गया, इस पे इसके सरफेस पे फील्ड और पोटेंशियल, फील्ड का जो होगा वैल्यू और पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो, और जब इसे हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, जब कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उसके बाद जो चार्ज इस पे बचेगा उसकी वजह से, मान लो चार्ज आपका बाद में क्यू डैश बचा, उस क्यू डैश की वजह से फिर इसी के सरफेस पे चार्ज और फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा, उनके रेशियो निकालना है। यानी कि बिफोर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन फील्ड एंड पोटेंशियल एट द फर्स्ट स्फीयर के सरफेसेस पे जो होंगे उसके रेशियोज हमें निकालने हैं। फील्ड क्या होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले और पोटेंशियल क्या होगा वो वैल्यू, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसी के सरफेस पर फील्ड और पोटेंशियल कितना बचा या कितना हो गया, उनके रेशियो निकालने हैं। वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल का रेशियो, ई इनिशियल अपॉन ई फाइनल कहाँ पे, सरफेसेस पे, हम निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। नहीं समझे?